लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या किया था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिए जिसमें उसने बोला कि एटम जो है वो सबसे छोटा इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके लिमिटेशंस पढ़ी जिसमें ये प्रूव कर दिया गया कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं, पर उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस क्या दिया गया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसमें सब कुछ आइसोटोप्स, आइसोक्लास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स सबके बारे में बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज के लिए, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्या बोलता है ये? इसने क्या किया कि गे-लुसाक और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कंबाइन करा, दो थ्योरीज को कंबाइन करा। एक गे-लुसाक की कंबाइनिंग वॉल्यूम्स लॉ किया था ना हमने, कि अकॉर्डिंग टू व्हिच वन वॉल्यूम ऑफ अ गैस combines with another volume of a gas to give us two volumes of another gas. So ये गे-लुसाक का था। और दूसरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने बोला कि एटम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर। जब इन थ्योरीज को एवोगैड्रोस ने पढ़ा, उसके बाद दोनों थ्योरीज को उसने क्या किया? कोरिलेट करा। और एक हाइपोथेसिस जो था वो पहले दिया गया एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था बर्ज़िलियस। तो बर्ज़िलियस ने पहले अपनी एक स्टेटमेंट दी। क्या थी वो स्टेटमेंट? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, equal volumes of all gases contain equal volumes of all gases contain equal number of atoms, equal number of under similar conditions of temperature and pressure. Under similar conditions of temperature and pressure. ठीक है, सो बर्ज़िलियस ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम अगर हम किसी भी गैस की दे रहे हैं, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू बर्ज़िलियस, formation of HCl according to Berzelius was given as half of H2 plus half of Cl2 to give us one volume of HCl. ठीक है, तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक अगर हम देखें तो वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्लस वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितने वॉल्यूम्स दे रहा है? HCl के 2 वॉल्यूम्स। तो उसने बोला अगर ये ट्रू है तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन शुड कंबाइन, हाफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन शुड कंबाइन विद हाफ वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव अस वन वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो गे-लुसाक ने जो हमें बताया उससे हमारे पास क्या आता है? मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट कि जो गैसेस हैं वो एज एटम्स एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस, इसलिए जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन हमेशा होगा इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो था बर्ज़िलियस के कंसेप्ट को कि गैसेस व्हेन वी आर टेकिंग ओवर हियर वी आर टेकिंग द एटॉमिक कॉन्सेप्ट। हाफ ऑफ हाइड्रोजन का मतलब H हो गया ना, सो H स्टैंड्स फॉर एटम। तो ये एटॉमिक कॉन्सेप्ट दे रहा है जिसमें क्या बोलते हैं कि गैसेस जो है दे कैन नॉट एग्जिस्ट एज एटम्स, दे विल ओनली एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। तो ये एक
लड़ाई चलती रही दोनों के बीच में, डेल्टन और बर्जेलिस। तो फिर एवोगैड्रो ने क्या किया, उसने अपनी एक सजेशन दे दी कि तुम दोनों लड़ाई खत्म करो, मैं इसका एक सॉल्यूशन निकालता हूं। तो क्या उसने सॉल्यूशन निकाला, उसने बोला कि कोई भी अगर गैस है वो एग्जिस्ट कर सकती है या मैटर एग्जिस्ट कर सकता है इनटू टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वन which was known as the atom and the other which was known as the molecule। ठीक है, सो एवोगैड्रो ने बोला एक एटम होता है मैटर का पार्ट, या एक काइंड ऑफ मैटर इज एटम एंड द अदर काइंड ऑफ मैटर इज मॉलिक्यूल। ठीक है, मैटर जो है एनी मैटर एनी एटम दैट इज व्हाट it may or may not have independent existence। It may or may not have independent existence। जैसे जितने भी गैसेस हैं एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस, गैसेस के जितने भी एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे जितने भी गैसेस हैं ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। ठीक है, वेयर एज मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, molecule is that part of atom which has independent existence। ठीक है, सो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे कंपाउंड्स, NaCl, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब दोनों के दोनों जो है दे आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस, राइट। सो दिस मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट इट विल अंडरगो केमिकल रिएक्शन। Molecule has independent existence and that will also undergo chemical reaction। ठीक है, on the basis of this एवोगैड्रो ने अपना लॉ फॉर्मुलेट किया। So let's see क्या है एवोगैड्रोस लॉ। Taking into consideration both the Dalton's atomic theory or Gay-Lussac's law, Avogadro formulated his law which says under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contains equal volumes of all gases contain equal number of molecules। अब यहाँ पे टर्म मॉलिक्यूल आ गया जो कि बर्जेलिस ने एटम लिखा था, क्योंकि मोस्टली जो गैसेस है दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट एटम्स। सो एवोगैड्रो ने बोला कि मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट करता है इन अ रिएक्शन जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं गैसेस।
ठीक है, क्लियर हो गया। सो मैथमेटिकली अगर हम लोग करें V is directly proportional to M, where N is the number of molecules. N is the number of molecules, right? अब applications क्या थी इसकी एवोगैड्रोस लॉ की? एवोगैड्रो ने हमें एक्सप्लेन किया एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। एटॉमिसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule. For example, when we are talking of oxygen, oxygen में 2 atoms present हैं, so इसकी atomicity कितनी हो जाएगी? 2, right? So हम क्या बोल रहे हैं कि atomicity क्या है? Number of atoms present in a molecule. Oxygen में क्योंकि 2 atoms है, तो इसकी atomicity कितनी हो गई? 2. अगर हम ऑक्सीजन को एज एन एटम कंसीडर करें तब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक। उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। सो इस तरह से हमें पता चला कि ऑक्सीजन अगर हम इस तरह से लेते हैं तो इसको हम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी बुला सकते हैं। 1 atom of oxygen is equal to half molecule of oxygen. Similarly, 1 atom of nitrogen will be equal to half atom of nitrogen. Half molecule of nitrogen. ठीक है? So this is what the atomicity was. Right? समझ में आ गया? ये एक बहुत important concept था जो कि एवोगैड्रो ने दिया। अब एवोगैड्रो ने 2 नई चीजें बता दी, एक एटम और एक मॉलिक्यूल। सो अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले लेट्स गो ऑन टू द एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट It is the smallest particle of an element which may or may not have independent existence. Which may or may not have independent existence. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट? और हर एक ये 114 एलिमेंट्स जो है दे विल कंटेन 114 different kind of atoms. Contain 114 different kind of atoms. अब जब ये atoms 114 atoms एक दूसरे के साथ combine करेंगे in different ratios, तो ये हमें millions and millions of molecules देते हैं। यही 114 elements के atoms हैं जो पूरा का पूरा यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं
they are formed by only these 114 atoms. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं ये कंबाइन करेंगे और दे ऑल कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, जैसे हम ऑलरेडी लॉज में कर चुके हैं कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ 1:1 के रेशियो में कंबाइन करता है तो वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाता है व्हिच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन अगर 1:2 की रेशियो में कंबाइन करेगा तो वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल दे रहा है व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमें मिल सकते हैं। सो मॉलिक्यूल देन क्या हुआ, how will we define a molecule? It is the smallest particle of a substance which is capable of independent existence, right? अब molecules दो तरह के हो सकते हैं, molecules may be homoatomic or they may be heteroatomic. Homoatomic क्या हुआ? Homo means same. So molecules having same kind of atoms are homoatomic. Having same kind of atoms are homoatomic. For example, oxygen, nitrogen, iodine, और क्या लिख सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ओजोन, ये सारे के सारे जो हैं इनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, therefore they are homoatomic in nature. Then molecules having hetero means different kind of atoms, they are heteroatomic. For example, water, carbon dioxide, ammonia, methane, and there are innumerable examples. बहुत सारे examples हैं heteroatomic के. Hetero means different, तो अगर different kind of atoms होंगे तो molecules they are said to be heteroatomic, right? अब चाहे हम atoms कर रहे हैं, चाहे हम molecules कर रहे हैं, हमने पढ़ा कि atoms और molecules दोनों क्या हैं? They are part of matter. Atom की definition जब हमने करी कि smallest particle of an element, और element क्या है? हमने introduction में पढ़ा था, it is a kind of matter, है ना? Chemical classification में हमने करा था. So atom भी part of matter है, molecule भी part of matter है, और matter क्या होता है? Anything which has weight and occupies space, that is matter. तो अगर हम atom और molecule को define कर रहे हैं, तो हमें इनके weights भी measure करने पड़ेंगे to prove कि ये part of matter है. So next topic हमारा क्या है? Atomic and molecular weights या masses. Atomic and molecular masses. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? एटॉमिक मास. Now when we talking of an atom, atom जो है वो बहुत ही एक
जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का एक फॉइल ले लेते हैं, उसको छोटा 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 तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, तो जो उसका सबसे छोटा पार्ट भी होगा उसपे भी बहुत सारे एटम्स होंगे। तो इसलिए एक एटम का मास कैलकुलेट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो इसलिए क्या किया गया, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास वी कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप कंपेयर कर रहे हो, एक एटम के मास को विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। तो जब ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो क्वेश्चन अब आ गया कि अब रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड कौन सा होंगे, है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन को कंसीडर किया गया। हाइड्रोजन क्योंकि लाइटेस्ट सब्सटेंस है, तो हाइड्रोजन को बोला कि उसको हम लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो किसी भी एक एटम का मास जब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया तो दैट वाज टेकन टू बी एज रिलेटिव एटॉमिक मास। हमें पता है कि the mass of hydrogen that is taken to be 1, right? So अगर हम atomic mass of hydrogen 1 ले लें with the what lightest weight, तो relative atomic mass को हम कैसे define करेंगे? So you can write down relative atomic mass is the number of times an atom of an element, number of times an atom of an element is heavier than that of mass of hydrogen. Heavier than that of mass of hydrogen. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वॉज सीन दैट ऑक्सीजन का जो एटम था दैट वॉज 16 टाइम्स heavier than hydrogen. Therefore, ऑक्सीजन का मास क्या लिया गया? It was taken as 16 units. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब और एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के अलावा या बनिस्बत हम लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं एज स्टैंडर्ड। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन जो था इट मेड मेनी कंपाउंड्स number one, and number two, it was more reactive than hydrogen. तो जब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड ले लिया गया तो कंपैरिजन अब किसके साथ किया जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो फिर सारे जितने भी हमने एटम्स के मासेस कैलकुलेट करे उसको हमने कंपेयर किया ऑक्सीजन से। बट 1961 में, इन 1961 बाय एक क्या कहते हैं उसको, एग्रीगेशन या सेग्रीगेशन है, व्हिच इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इन्होंने C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन को एज स्टैंडर्ड लिया। सो अभी भी हम लोग C12 को ही स्टैंडर्ड लेते हैं। तो एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अब यू कैन राइट डाउन
Average relative atomic mass is the average relative mass it is the average relative mass of an atom of an element as compared to mass of an atom of carbon as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. Taken as 12. Right? Now taking this into consideration, mathematically हम लोग फिर atomic mass को कैसे define करेंगे? Mathematically, atomic mass is equal to mass of an atom divided by 1/12 of mass of C12. ठीक है? अब इसके बेसिस पे रिलेटिव मासेस को हम लोग ग्राम्स में मेजर नहीं करते, हम मेजर करते हैं इन AMU। ठीक है? AMU का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, and 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power -24 grams। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? अब हम बोलते हैं कि जब हम हाइड्रोजन का मास लेते हैं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1.67 into 10 raised to power -24। ठीक है? तो अगर इसका ये है तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम that will be equal to mass of an atom according to this atomic mass हम कर रहे हैं according to this, so mass of an atom that is equal to what? 1.67 into 10 raised to power -24 divided by 1.66 -24। ठीक है? तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं इट कम्स टू 1.008 AMU, सो व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली, हम लोग हमेशा मास हाइड्रोजन का कितने ले रहे हैं? 1.008 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो इसलिए हम इसका जो मास है वो कितना लेते हैं? 1। ठीक है? सो एटॉमिक मास को हम लोग किस तरह से करते हैं? Accurately it has been एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इसको मेजर करते हैं masses of atoms को, that instrument that is known as mass spectrometer। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट हम आजकल यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ एटम्स एक्यूरेटली। ठीक है? अब यहां पे आप देखो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं आइसोटोप।
but different mass number. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जैसे कार्बन का हमने यहाँ पे C12 आइसोटोप लिया, तो it is the atom of same element having same atomic number but different mass number. तो कार्बन C12 की तरह तो एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन C14 की तरह भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स. ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है, एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. तो एटमॉस्फेयर में हम लोग बोल रहे हैं कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है as C12 as C14. उसी तरह से क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है as Cl35 and Cl37. अब क्वेश्चन ये आ गया कि मास हम क्या लें, क्लोरीन का मास हम 35 लें या हम 37 लें, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दिया गया which was known as एवरेज एटॉमिक मासेस. ठीक है, सो एवरेज एटॉमिक मासेस अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, आपने 10th में करा है पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्लोरीन की प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास करते हैं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एवरेज एटॉमिक मास इज. Next is concept of average atomic mass. Right? So average atomic mass जो हम consider कर रहे हैं, that we going to consider for isotopes. हम बोलते हैं कि जो भी एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स होते हैं दोनों एक फिक्स्ड रेशियो में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे Cl35 is to Cl37 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, that is in the ratio 3:1. सो अब जब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये दोनों चीजें कंसिडर करनी है, रेशियो भी कंसिडर करनी है और एटॉमिक मासेस भी कंसिडर करने हैं. तो क्या फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का? एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू m into A plus n into B divided by m plus n. Okay, where m that is equal to what? It is equal to ratio of first element A is equal to एलिमेंट की जगह आइसोटोप लिखो, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, राइट. A is equal to atomic mass of फर्स्ट आइसोटोप. ठीक है, then n is equal to ratio of second isotope and B is the
atomic mass of second isotope. ठीक है, अब हम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द सेम एग्जांपल जो Cl35 और 37 हमने लिया है, हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे क्लोरीन का. ठीक है, सो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू m. m क्या है? रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो 3 है ना. सो 3 into A. A is the atomic mass of first isotope, which is 35. So 3 into 35 plus 1 into 37 upon 3 plus 1, which is equal to 4. जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो एवरेज एटॉमिक मास आता है दैट इज 35.5 यूनिट्स फॉर क्लोरीन. 35 प्लस 35.5 यूनिट्स फॉर क्लोरीन. तो जितने भी एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं एज एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, अब जितनी हम कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री में, वो सारी कैलकुलेशंस हम ग्राम्स में कर रहे हैं. यूनिट्स में तो हम कहीं पे भी हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे. और हमने क्या बोला कि 1 एटॉमिक मास यूनिट्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 6.6 into 10⁻24 ग्राम्स. तो कैसे हम इस यूनिट को कोरिलेट करते हैं विद ग्राम्स, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. लास्ट टॉपिक इस वाले सेक्शन का. ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम. Let us define the gram atomic mass. It is the quantity of an element It is the quantity of an element whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass. ठीक है, quantity of an element whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass. So ये ग्राम एटॉमिक मास आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो हमने मास देखा था, कैलकुलेट करा था, दैट वाज 1.008 AMU, राइट. तो इसको अगर हम कंपेयर करें ग्राम्स में तो इसका मास कितना आ जाएगा? 1.008 ग्राम्स. उसी तरह से ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU. तो ग्राम्स में कितना आ गया? 16 ग्राम्स, राइट. अब इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बुलाते हैं. This is not equal to mass of 1 atom of oxygen. क्योंकि अगर आप 1 atom of oxygen का मास कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे कैलकुलेट. सो ये 1 ग्राम एटम का मास है. सो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 1 ग्राम एटम
इसका मतलब 12 बनानास हो गया ना। तो उसी तरह से 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। अगर हमने 10 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिए तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 160। अगर 1 का 16 है तो 10 ग्राम एटम्स का वेट कितना हो गया? ठीक है। सो ये डिफरेंस है ग्राम एटॉमिक मास में और 1 ग्राम ऑफ एटम के मास में। ये दोनों अलग टर्म्स हैं। ग्राम एटॉमिक मास जो हम लेते हैं वो ग्राम एटम का मास है और जो हम 1 एटम का मास लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है। ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल relative mass of its molecules as compared to the mass of an atom of carbon. Carbon taken as 12 या यहीं पे 12 डाल दो, taken as 12। अब मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एटॉमिक मासेस से कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम वाटर का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। सो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इसमें होती हैं। हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन का मास इज इक्वल टू 16। ठीक है। सो वाटर का मास हम कैसे निकालेंगे? 2 एटम्स है, 2 into 1 plus 16, राइट। इट इज सेम जैसे आपको दिया हुआ है कि 2 पेंसिल्स दे दिए और 2 पेन दे दिए, तो उन्होंने बोला कि इनका मास कैलकुलेट करो, तो उसका जो टोटल मास क्या होगा? दोनों पेंसिल्स का मास प्लस दोनों पेन्स का मास, तो 2 into पेंसिल का मास, क्योंकि 2 पेंसिल्स हैं, और उसी तरह से पेन का मास। ठीक है। सो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया? 18। बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं H2SO4। अब ये यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, राइट। H2SO4 का कैसे करेंगे? 2 into 1 प्लस सल्फर का मास होता है 32 प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16। सो द मास कम्स टू, जब आप इसे कैलकुलेट करते हो, इट कम्स टू 98, राइट। तो अब ये यूनिट में ले लिया, तो उसी तरह से जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया था तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। तो हमने क्या बोला था कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास इतना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1 ग्राम वाटर का मास इतना है, 1 ग्राम वाटर का मास इतना है। तो अगर हमको 60 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बोल रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास है दैट इज 18 ग्राम्स। ठीक है। सो लेट्स से हमें बोला गया है कि 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कैलकुलेट करो, तो वो कैसे करेंगे? 20 into 18, 360 grams। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास 18, 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना हुआ?
360, राइट। सो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। अगर हमको सपोज शुगर का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? दिस इज ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का करना है तो कैसे करेंगे? 6 है कार्बन, 6 into 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, 12 into 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो 6 into 60, ठीक है। सो हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 180 grams. So this is how we want to calculate the masses of various